हम पढ़ रहे थे सहसंबंध और पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने सहसंबंध के कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि, जिसके मैंने सभी फॉर्मूले आपको बता दिए थे और मैंने कहा था कि सहसंबंध के कार्ल पियर्सन की विधि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी विशेषताएं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते हैं कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी विशेषताएं होती है जो अपन को याद होने चाहिए। पहला पॉइंट, पहली विशेषता देखते हैं। सहसंबंध गुणांक एक सापेक्ष माप है। सहसंबंध गुणांक क्या है? एक सापेक्ष माप होता है। सेकंड, सहसंबंध गुणांक इकाई मुक्त माप होता है। सहसंबंध गुणांक क्या है? इकाई मुक्त माप होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई इकाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन आ जाता है जो अपन को याद होनी चाहिए। सहसंबंध गुणांक में मूल बिंदु या उद्गम, मूल बिंदु या उद्गम में परिवर्तन तथा पैमाने में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सहसंबंध गुणांक पर मूल बिंदु या उसके उद्गम में परिवर्तन तथा पैमाने में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो पॉइंट आए, उद्गम और पैमाने में परिवर्तन। तो उद्गम में परिवर्तन क्या होता है? उद्गम में परिवर्तन तथा पैमाने में परिवर्तन। बात को समझना, दोनों चीजों से क्या आशय है? उद्गम में परिवर्तन तथा पैमाने में परिवर्तन, दोनों क्या चीज होते हैं? जो मैंने तीसरी विशेषता लिखी, तीसरी विशेषता में अपन लिखा कि सहसंबंध गुणांक में मूल बिंदु में परिवर्तन तथा पैमाने में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये प्रभाव कैसे होता है, क्या होता है? उद्गम में परिवर्तन क्या होता है और पैमाने में परिवर्तन क्या होता है? तो देखो, सहसंबंध गुणांक जो होता है वो दो चीजों में, दो चरों में संबंध को व्यक्त करता है। दो चर कोई से भी लिए, 2, 3, 5, 8, 7, 6, ये अपने मूल बिंदु लिए। इन मूल बिंदुओं में परिवर्तन कर दिया जाए तो कैसे? इन मूल बिंदुओं में अगर कोई एक स्थिर संख्या प्लस या माइनस की जाए तो उसे बोलते हैं उद्गम में परिवर्तन। और इन मूल संख्याओं में कोई एक निश्चित संख्या इनटू या डिवाइड की जाए तो उसे बोलते हैं पैमाने में परिवर्तन। कैसे? जैसे प्रत्येक संख्या में +2 कर दिया जाए तो ये पहले क्या की संख्या 2, 3, 5, अब क्या हो जाएगी 4, 5, 7, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? नई संख्या में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे परिवर्तन का सभी में प्लस, इसमें भी +2 कर दिया जाए, +2 कर दिया जाए तो मूल बिंदु में परिवर्तन क्या होगा? जब एक निश्चित संख्या या जिसको बोलते हैं कि स्थिरांक को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो वो कहलाता है मूल बिंदु में परिवर्तन। और इनटू कर दिया जाए, कैसे? 2 × 2, 3 × 2, 5 × 2, यहाँ सभी जगह क्या कर दिया जाए? इनटू कर दिया जाए तो ये कहलाता है पैमाने में
परिवर्तन। तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर बात? अब आपको ये चीज क्लियर समझ में आ चुकी होगी कि उद्गम में परिवर्तन क्या होता है और पैमाने में परिवर्तन क्या होता है। उद्गम में परिवर्तन से आशय है एक निश्चित संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो कहलाता है उद्गम में परिवर्तन, और एक निश्चित संख्या को क्या कर दिया जाए इनटू या डिवाइड तो कहलाता है पैमाने में परिवर्तन। तो एक नई श्रृंखला बन जाएगी, तो एक नई श्रृंखला बनने पर भी उसके सहसंबंध गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, इसको परिवर्तन करने के लिए जो सूत्र का प्रयोग किया जाता है तो वो सूत्र होगा, जैसे मान लो Rxy सहसंबंध गुणांक था, ठीक। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, d अपॉन d मॉडुलस d RUV। अब आपको सहसंबंध गुणांक दिया होता है UV का, आपको बनाना है Rxy। तो मूल बिंदु में परिवर्तन किया, कैसे? x को तो कन्वर्ट कर दिया u में और y को कन्वर्ट कर दिया v में। तो इस फॉर्मूले की सहायता से सहसंबंध के गुणांक के मूल बिंदु में और पैमाने में परिवर्तन को बताया जा सकता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसका है? इसमें परिवर्तन का, मूल बिंदु में और पैमाने में परिवर्तन का। तो इसके न्यूमेरिकल इक्वेशन किस प्रकार से सोल्व होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता अपने ये कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक में कि पैमाने में परिवर्तन और उद्गम में परिवर्तन का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, मिटाते हैं इसको और इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसकी तीसरी विशेषता ली थी अपन ने, तीसरी विशेषता में पढ़ा था कि मूल बिंदु में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन का कोई प्रभाव सहसंबंध पर नहीं पड़ता है। तो उसको उदाहरण के रूप में देखें, एक उदाहरण लिखते हैं। जब x तथा y के बीच सहसंबंध गुणांक कितना हो, +0.8 अपन ने माना x तथा y के बीच गुणांक में परिवर्तन कितना है, सहसंबंध गुणांक कितना है 0.8। अब इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, यदि इसके पैमाने में परिवर्तन करके R, U व V कर दिए जाएं तो R, U, V क्या होगा? मतलब x को नई श्रेणी बना दी u और y को नई श्रेणी बना दी v। एक कोई निश्चित स्थिरांक को या तो इनटू किया होगा या डिवाइड किया होगा, दो श्रेणी नहीं बन गई u और v, तो उनका सहसंबंध गुणांक क्या होगा? जैसे बताओ मैं x तथा y दो श्रेणियों के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया तो क्या कहलाएगा Rxy। उसी प्रकार के इन श्रेणियों में परिवर्तन, x को परिवर्तित करके बनाई u और y को परिवर्तित करके बनाई v, तो इसका सहसंबंध गुणांक क्या होगा RUV। तो ऐसी स्थिति में दोनों सहसंबंध गुणांक पढ़ा था अपन ने कि श्रेणियों में परिवर्तन करे, चाहे मूल बिंदु में परिवर्तन करे चाहे पैमाने में परिवर्तन करे, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, सहसंबंध गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये उदाहरण के लिए इसलिए समझ रहे हैं, बात को देखना समझना, अगर इनके गुणांक विपरीत चिन्ह के हैं तो ऐसे स्थिति में इनके चिन्हों में परिवर्तन कर दिया जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो उदाहरण देखना, पहला उदाहरण लिया तो u + 3x + 11, सेकंड इक्वेशन तथा 4b + 16y + 11। इन दोनों इक्वेशनों का सहसंबंध गुणांक कितना है, x और y का 0.8 कितना है, 3x
और x और y का सहसंबंध गुणांक कितना है 0.8। तो ऐसी स्थिति में u और v का सहसंबंध गुणांक क्या होगा? तो ये बिल्कुल फिक्स है, rxy का कितना है प्लस 0.8 है, तो ru v का भी कितना होगा 0.8 होगा। लेकिन ये प्लस होगा या माइनस ये अपन को देखना होगा, लेकिन मान तो 0.8 ही रहेगा, बस ये प्लस होगा या माइनस होगा यही चीज अपन को देखनी है। तो u v किसको ज्ञात करना है अपन u और v को, तो इस समीकरण में u की बनाए उसमें v की बनाए। तो u की बनाते हैं तो क्या होगी, तो u बराबर ये दोनों बराबर के उधर चले जाएंगे तो -3x -11, तो u बराबर -3/2x -11/2। तो यहाँ पर अपन जानते हैं x के साथ जो संख्या लिखी होती है वो गुणांक होती है, तो b बराबर क्या होगा -3/2। क्लियर? b बराबर क्या होगा -3/2। और इसको देखें तो 4b बराबर के उधर जाएगी तो 16 -16y -11। ठीक, तो v बराबर क्या होगा -16/4y -11/4। तो ऐसी स्थिति में इसका गुणांक d मान लिया जाए तो d बराबर क्या होगा, जो y के साथ लिखा होगा तो -4 इसका वैल्यू होगी। तो ऐसी स्थिति में देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया था rxy बराबर dd अपॉन मॉडुलस b मॉडुलस d ru v, उसमें अप्लाई करें तो भी क्या आंसर होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन अपन डायरेक्ट देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशनों का x और y का सहसंबंध गुणांक क्या था 0.8। तो मैंने बोला था चिन्ह समान होंगे तो आंसर में भी क्या होंगे, चिन्ह समान होंगे। विपरीत चिन्ह होंगे तो आंसर में भी क्या होगा, विपरीत चिन्ह। तो यहाँ देखें ये भी गुणांक माइनस का है, ये भी गुणांक माइनस का है, तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या होगा, इसका सहसंबंध भी कितना होगा +0.8 होगा। क्लियर बात? फिर ध्यान सुनना, अगर दोनों गुणांकों का चिन्ह समान है तो जो rxy का आंसर था वही ruv का आंसर होगा। लेकिन अगर दोनों गुणांकों के चिन्ह अलग अलग है, दोनों गुणांकों के चिन्ह अलग अलग है तो ऐसे स्थिति में आंसर तो वही होगा लेकिन चिन्ह अलग होंगे। तो अलग का भी एक उदाहरण देखते हैं। यही उदाहरण रखते हैं, इसी उदाहरण में अपन उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसको चेंज कर दिया जाए और यहाँ माइनस कर दिया जाए। तो अब ऐसी स्थिति में इस इक्वेशन के इन दोनों इक्वेशनों का सहसंबंध गुणांक क्या है, इन दोनों इक्वेशनों का सहसंबंध गुणांक है +0.8। इसका rxy x और y श्रेणी का सहसंबंध गुणांक क्या है +0.8। तो ruv का सहसंबंध गुणांक क्या होगा, ये तो क्लियर है, संख्या तो 0.8 ही होगी लेकिन प्लस होगी या माइनस होगी। तो ऐसी स्थिति में इसको देखा जाए तो 2u बराबर -3x उधर जाएंगे बराबर के तो प्लस के 3x -11, तो u बराबर 3/2x -11/2। तो यहाँ पर b x के साथ जो संख्या लिखी होती है वही पैमाना होता है। तो b बराबर क्या हुआ 3/2, तो b की वैल्यू कितनी है प्लस में 3/2। v के देखें v बराबर 4b बराबर उधर जाएंगे तो -16y -11, तो v बराबर -16/4y -11/4। तो v बराबर क्या है -4, सॉरी d बराबर क्या है -4, क्योंकि y के साथ जो लिखा होगा 16/4 क्या होता है 4 माइनस। तो अब आप देखो यहाँ का गुणांक का चिन्ह किसका है प्लस का, यहाँ गुणांक चिन्ह किसका है माइनस का। तो ऐसी स्थिति में rxy इस समीकरण का rxy कितना था, इस समीकरण का rxy कितना था +0.8। लेकिन uv का क्या होगा, सहसंबंध गुणांक संख्या वही रहेगी, आंसर वही रहेगा, लेकिन चिन्ह के आगे विपरीत, तो इसका आंसर होगा -0.8। आई बात समझ में? तो कुल मिला के एक सिंपल लैंग्वेज में या फिर डायरेक्ट एक लाइन में कहा जा सकता है कि जब दो श्रेणियों के
मूल बिंदु में या पैमाने में परिवर्तन कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनके गुणांकों के चिन्ह एक समान है तो परिवर्तन से पहले की श्रेणी और परिवर्तन के बाद की श्रेणी दोनों का सहसंबंध गुणांक एक समान होगा। लेकिन अगर दोनों गुणांकों के चिन्हों में परिवर्तन है, चिन्ह विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद के जो सहसंबंध गुणांक होंगे उनके चिन्ह भी अलग अलग होंगे, बाकी मान वह का वही रहेगा। तो बात क्लियर? तो ये थे सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी यही थी, यह पर को याद अच्छी तरीके से होनी चाहिए। फिर मैं एक बार बात बताता हूँ आपको, मूल बिंदु में परिवर्तन तथा पैमाने में परिवर्तन से सहसंबंध गुणांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सहसंबंध गुणांक वही रहता है, बस केवल प्रभाव पड़ता है तो चिन्हों का बस ये देखा जाता है कि दोनों गुणांकों के चिन्ह समान है या असमान है। विपरीत चिन्ह होंगे तो उनके सहसंबंध गुणांक भी विपरीत चिन्ह वाले होंगे, समान चिन्ह होंगे तो उनके सहसंबंध गुणांक भी समान चिन्ह वाले होंगे। तो ये रही अपने कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। पिछली क्लास में अपन ने इसके सभी फॉर्मूले देखे थे और इसमें सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं। क्लियर? ठीक, मिटाते हैं इसको। यह पहली विधि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक समांतर माध्य और परमाणु विचलन पर आधारित है और यह एक सापेक्ष माप होता है, इकाई से मुक्त होता है। और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सभी श्रेणियों में, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, तीनों श्रेणियों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसीलिए एक आदर्श माप होता है। सब सर्वश्रेष्ठ माप सहसंबंध ज्ञात करने के लिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो विशेषता है, इस सहसंबंध गुणांक में मूल बिंदु में परिवर्तन तथा पैमाने में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड विधि, स्पीयर में के कोटि अंतर रीति। स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति जिसको बोला जाता है रैंक कोरिलेशन या इसको क्रमांतर रीति भी कहा जाता है। इसके नाम से स्पष्ट है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति। तो इसका प्रतिपादक कौन रहा है? चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ये इसके प्रतिपादक थे। बात करते हैं तो स्पीयरमैन की जो कोटि अंतर रीति है, इस रीति का प्रयोग केवल व्यक्तिगत श्रेणी में किया जाता है। इस रीति का प्रयोग केवल किसमें किया जाता है? इस रीति का प्रयोग केवल व्यक्तिगत श्रेणी में किया जाता है और संख्यात्मक माप के लिए विधि श्रेष्ठ नहीं होती है। गुणात्मक तथ्यों के लिए इस रीति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस रीति में संख्यात्मक मापांकन न करके, बीजगणितीय विधियों का प्रयोग न करके इसमें क्रम प्रदान किए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रयोग केवल व्यक्तिगत श्रेणी, केवल किसमें किया जाता है? व्यक्तिगत श्रेणी में किया जाता है। और गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन में, गुणात्मक तथ्यों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने के लिए। गुणात्मक तथ्य क्या होता है ये सब आप जानते ही हो, फिर भी थोड़ा बहुत बुद्धिमत्ता, जिन तथ्यों को या जिन चरों को संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता, स्वास्थ्य आदि से संबंधित किसी चीज को अगर प्रदान करके ज्ञात किया जाए, या गुणात्मक तथ्य की बात करें जिनको संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनके बीच सहसंबंध ज्ञात करने के लिए स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, केवल व्यक्तिगत श्रेणी में ही इसका प्रयोग
किया जाता है और गुणात्मक तथ्यों के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए ही स्पेयरमैन-कोटी अंतर्रीति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मिटाते हैं इसको। अब इस रीति का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से गुणात्मक तथ्यों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखना गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए गुणात्मक तथ्य जिन्हें संख्या में व्यक्त नहीं किया जाता, जैसे बुद्धिमत्ता, सुंदरता, तो इनको अपन ये नहीं कह सकते कि अब ये चीज नहीं कहा जा सकता कि ये 60% बुद्धिमान है या 95% बुद्धिमान है, तो इनको केवल एक रैंक के माध्यम से दिया जाता है। इस रीति के द्वारा सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं, मैं इधर एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल के साथ साथ इसको समझते हैं। x और y दो चर आपको दिए गए हैं, इसलिए यहाँ लिखा मैंने क्या देखा है 5, 10, 9, 7, 6, 8, यहाँ लिखा 15, 12, 16, 18, 9, 4। ये दो श्रेणियां ली, इन दो श्रेणियों में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले स्पेयरमैन के द्वारा क्रम प्रदान करना। सबसे पहला कार्य होता है क्रम प्रदान करना, मतलब रैंक देना। रैंक कैसे देते हैं, रैंक दो प्रकार से दी जा सकती है, आप भी जानते हो। या सबसे बड़े को 1 दें, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, उससे छोटे को 4, उससे छोटे को 5, या फिर सबसे छोटे को 1 दें, फिर उससे बड़े को 2, फिर उससे बड़े को 3, या उससे बड़े को 4। इस प्रकार से रैंक दी जा सकती है। या जो भी रैंक दे, दोनों में एक समान रैंक होनी चाहिए, या तो सबसे बड़े को 1 दे या सबसे छोटे को 1 दे। सबसे पहला कार्य क्या होता है, रैंक प्रदान करना। क्रम प्रदान कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट को रैंक दिया अपन ने, तो Rx और Ry, इसको R1 भी लिखा जा सकता है और R2 भी, इसको R1 भी लिखा जा सकता है और R2 भी लिखा जा सकता है। X को संख्या X श्रेणी को दी इसलिए Rx लिखा, Y को दी इसलिए Ry लिखा। ठीक, कैसे देंगे, अब अपन यहाँ मानते हैं कि अपन सबसे बड़े को 1 देते हैं, सबसे बड़े को 1 देते हैं, तो इस श्रेणी में सबसे बड़ा कौन है 10 को क्या दिया 1 रैंक दी, इससे छोटा कौन 9 को 2 रैंक दी, 8 को 3 रैंक दी, 7 को 4 रैंक दी, 6 को 5 रैंक दी, 6 के बाद 5, ये 6। ठीक, इस प्रकार से रैंक दी। अब सबसे बड़े को अपन ने 1 दिया था, तो सेकंड वाले में भी सबसे बड़े को ही 1 देंगे। सबसे बड़ा क्या है इसमें 18 को 1 दिया, फिर 18 के बाद 16 को 2 रैंक, 15 को 3, 15 के बाद 12, 4, फिर उसके बाद 9, 5 और 4, 6। सबसे पहला कार्य क्या होता है, रैंक प्रदान करना। तो रैंक प्रदान करें, रैंक प्रदान करने के बाद अब रैंक प्रदान करने में भी एक चीज होती है जिसको मैं एक शॉर्ट में बताता चलता हूँ आपको। कभी कभी रैंक प्रदान करने पर एक समान संख्या आ जाए, समान संख्या आ जाए, तो समान संख्या होने पर औसत क्रमांक दिया जाता है। कैसे, इसी को मैं इधर लिखता हूँ, 5 एक संख्या दी, 5, 10, 9, 10, 7, 6, 8। तो यहाँ 10 दो संख्या है, तो क्रम कैसे देंगे, क्रम के सबसे बड़े को 1 दिया था, सबसे बड़े को 1 देंगे तो 1 इसको दें या इसको दें, तो 2 रैंक काम आई, 1 + 2, एक को 1 एक को 2 देंगे, तो जो एवरेज होगी 1 रैंक क्या होगी, इसकी एवरेज होगी 1.5, 1.5। तो अगली जो रैंक देंगे वो 3 से स्टार्ट, 1 और 2 अपने यूज हो चुकी है, तो क्या दिया जाता है, औसत क्रमांक प्रदान किए जाते हैं। तो इसको 2, इसके बाद डायरेक्ट क्या होगा 3 यूज होगा, 9 को 3, 9 के बाद 8, 3 के बाद 4। इस प्रकार से औसत क्रमांक दिए जाते हैं जब एक समान श्रेणी हो जाती है। ठीक, क्रम प्रदान करने के बाद क्रमों का वर्ग क्रमांतरों का वर्ग करना, क्रमांतरों का वर्ग करना, या फिर शॉर्ट में ले लें, एक स्टेप बढ़ेगी, क्रमों का अंतर ज्ञात करना, क्रमों का अंतर ज्ञात करना। तो क्रमांतर निकालना,
तो क्रमांतर कैसे निकालेंगे? x में से y माइनस किया जाएगा। rxy में से माइनस, क्रमों को माइनस करें, 6 में से 3 गए तो प्लस के, माइनस के, 0 प्लस 3 0 माइनस 3। तो एक बात ध्यान रखना, क्रमांतर क्या होगा? माइनस d बराबर rx, तो सिग्मा d बराबर 0। ठीक, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना कि सिग्मा d सदैव 0 होगा। मतलब क्रमांतर इनके जो क्रम लिए गए हैं वो क्रम हमेशा शून्य ही रहेंगे। क्रमांतर हमेशा क्या रहेगा? 0। इनको क्रमों का अंतर हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। तीसरी स्टेप, क्रमांतरों का वर्ग करना। तो इन अंतरों का क्या कर लिया जाता है? वर्ग। विचलन लिए बने तो d स्क्वायर कर लिया, 9 9 0 9 9, तो 9 चौक सिग्मा d स्क्वायर कितना आया? 36। कितना आया? 36। वर्ग करना, d का स्क्वायर करना, स्क्वायर करके उनका योग करना, सिग्मा d स्क्वायर। इस प्रकार से इस स्थिति में सर्वप्रथम क्रम प्रदान किए जाते हैं। उन क्रमों, अगर संख्या समान हो तो औसत क्रमांतर दिए जाते हैं, फिर क्रमों का अंतर निकाला जाता है और क्रमों का अंतर हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। क्रमांतरों का वर्ग करके उनका योग किया जाता है। योग करने के बाद सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब सूत्र क्या होगा इसका? इसको प्रदर्शित कहता है R रिंग कोरिलेशन 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। इसके स्थान पर n क्यूब माइनस n भी लिखा जा सकता है। तो बात समझ में आई? 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से स्पेयरमैन की कोटि अंतर्विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है। सर्वप्रथम क्रम प्रदान किए जाते हैं, क्रम प्रदान करके क्रमों का अंतर निकाला जाता है। तो विशेष रूप से अपन को ध्यान यही रखना है कि क्रमांकों का अंतर सदैव शून्य रहता है। सदैव शून्य होने के बाद उनका वर्ग निकाल के उनका योग किया जाता है सिग्मा d स्क्वायर, और सिग्मा d स्क्वायर करने के बाद उस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूले में रिपोर्ट करके उसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। यह जो फॉर्मूला लिखा ये कब होगा? जब कोई संख्या रिपीट नहीं हो। अगर मान लो अपन ने औसत क्रमांक दिए हैं, अभी जो मैंने बताया उदाहरण के माध्यम से, उसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुई थी, उसमें कोई औसत क्रमांक नहीं थे। जब कोई औसत क्रमांक नहीं हो तो इस सूत्र की सहायता से स्पेयरमैन का सहसंबंध गुणांक निकाल लिया जाता है। लेकिन अगर कोई संख्या रिपीट होती है या बोले समान संख्या होने पर, तो समान संख्या होने पर सारी प्रक्रिया वही रहेगी, वही क्रम प्रदान किए जाएंगे, बस औसत क्रम आ जाएगा। जहाँ समान संख्या होगा वही अंतर निकाला जाएगा, अंतर वही 0 होगा, 0 वही वर्ग करके उसका योग करना होगा। लेकिन जो फॉर्मूला लगेगा वो यह रहेगा, R बराबर 1 माइनस 6। ये हमेशा ध्यान रखना, 6 बाहर रहेगा। सारी कैलकुलेशन होने के बाद जो संख्या आती है उसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो सिग्मा d से मल्टीप्लाई नहीं होता है। सारी कैलकुलेशन होने के बाद जो बचता है उससे कैलकुलेशन होता है 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस। अब जितनी संख्याएं रिपीट होती है, जैसे मान लो मैंने उदाहरण लिया था उसमें केवल एक संख्या 10, उसको 2 बार रिपीट किया था, तो जितनी बार संख्याएं रिपीट होती है उतनी बार 1/12 m क्यूब माइनस m का प्रयोग किया जाता है। m क्यूब माइनस m मैंने लिखा यहाँ पे 2 बार 2 संख्याएं रिपीट हुई, n स्क्वायर माइनस 1। अब समझना बात को, जितनी संख्याएं रिपीट होती है
जितनी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार आ रही है 3 बार, उससे मतलब नहीं है। जैसे 10 मैंने 2 बार लिखी तो 3 बार आए 4 बार आए, लेकिन एक संख्या कितनी थी 10, तो जितनी संख्या रिपीट हो रही है उस जितनी बार क्या लिखा जाएगा 1/12 m³ माइनस m। इसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, उससे बताता हूँ। x होगा 5 8 8 6 7 10 5 5, ठीक। y में 16 15 16 16 8 10 6 4। अब इसमें देखो 8, एक संख्या तो हो गई 8 जो रिपीट हो रही है, एक संख्या हो गई 5 जो रिपीट हो रही है, और एक संख्या हो गई 16 जो रिपीट हो रही है। तो कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं ऐसी हैं जो एक से अधिक बार आ रही है। तो इसका मतलब हुआ 1/12 m³ माइनस m कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार लिखा जाएगा, ठीक। तो 3 बार लिखा जाएगा, ये बात क्लियर हो गई। 1/12 कितनी बार लिखना है? जितनी संख्याएं रिपीट होती है उतनी बार 1/12 m³ माइनस m आपके द्वारा लिखा जाएगा। अब बात आती है m की वैल्यू क्या होती है। तो m जो होती है, ये जो संख्या थी पहली संख्या 8 कितनी बार आ रही है? 2 बार। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 2 की क्यूब माइनस 2। अब उसके बाद दूसरा जो लिखा आपने उसमें 5 कितनी बार हो रहे हैं? 2 बार। फिर m की वैल्यू कितनी? 2, m 2 क्यूब माइनस 2। फिर 16 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो एक बार और क्या लिखोगे आप? 1/12 m³ माइनस m। तो ऐसी स्थिति में यहाँ m की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो 3 क्यूब 3 की घात 3 माइनस 3। आ रही बात समझ में? तो जितनी बार संख्याएं रिपीट होती है, जितनी संख्याएं रिपीट होती है उतनी बार 1/12 m³ माइनस m आती है। अब एक संख्या जितनी रिपीट होती है वही उसकी m की वैल्यू होती है। जैसे 8 2 बार रिपीट हुआ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 की क्यूब। 5 2 बार रिपीट हुआ तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 16 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। इस प्रकार समान क्रम होने पर इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति में यही था। दोबारा फिर मैं शॉर्ट में रिपीट करता हूँ कि स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति का जो प्रयोग है केवल व्यक्तिगत श्रेणी में किया जाता है और गुणात्मक तथ्यों के लिए किया जाता है। गुणात्मक तथ्य जैसे सुंदरता, स्वास्थ्य, ठीक, इन तथ्यों को जिनको संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता उनके लिए सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति का प्रयोग किया जाता है। और इस रीति में सर्वप्रथम क्रम प्रदान किए जाते हैं, क्रमांतर निकाले जाते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि क्रमों का जो अंतर होता है उनका योग सदैव 0 रहता है। और इसके फॉर्मूले में जब कोई संख्या रिपीट नहीं हो या कोई संख्या समान नहीं हो तो ऐसी स्थिति में RR बराबर 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n(n)² - 1 का प्रयोग किया जाता है। और समान संख्या कोई संख्या रिपीट होती है तो औसत क्रमांक दिए जाएंगे, तो औसत क्रमांक के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और औसत क्रमांक में जितनी संख्याएं रिपीट होती है 1/12 m³ माइनस m का प्रयोग किया जाता है। जितनी संख्याएं रिपीट होगी उतनी बार 1/12 m³ माइनस m का प्रयोग किया जाएगा। और एक संख्या जितनी बार रिपीट होगी वो m की वैल्यू होती है। तो ये हुआ अपने स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति। तो सहसंबंध गुणांक में 2 विधियां हो चुकी है, कार्ल पियर्सन की विधि और स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति। अब आगे की जो विधियां है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।